बेटा अब हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में हम पीओपी भी कहते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर का हाफ मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब इससे ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो क्या बन गया? जिप्सम। ठीक है, दिस इज जिप्सम। तो ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये ध्यान रखना। अगर आप जिप्सम को हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पीओपी मिल जाएगा। और अगर आप पीओपी की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? जिप्सम मिल जाएगा। अब देखो जो पीओपी है ये क्या यूज है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? बेटा आपने देखा होगा लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, चोट लग जाती है, ठीक है, तो प्लास्टर चढ़ाते हैं डॉक्टर्स। आपने देखा होगा किसी के हाथ है प्लास्टर, पैर में प्लास्टर। तो प्लास्टर जब चढ़ाया जाता है तो वो क्या करता है? बोन्स को सपोर्ट करता है, तो वो बोन्स को हिलने नहीं देगा। जहाँ पे डॉक्टर ने फिक्स कर दिया वहीं पे रहेगा। तो 1-1.5 महीने बाद जब प्लास्टर खुलता है तो वो बोन हमारी क्या होती है? जुड़ जाती है। तो ये बिल्कुल स्टोन की तरह हो जाता है जब ये मतलब जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या एक वाइट पाउडर है। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो इसका और क्या यूज है? इसका यूज है टॉयज बनाया जाता है इससे, और डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। और आजकल आप जाएं लोगों के घरों में तो लोगों की छतें होती हैं बड़ी ही खूबसूरत होती हैं, तो उस पर वो पीओपी की हेल्प से डिजाइनिंग करा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपको। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा? वाटर का हाफ मॉलिक्यूल कैसे हो जाता है? तो इसको आप ऐसे मान लीजिए, देखिए हम ये हो गया कि इसका मीनिंग ये हो गया कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल के साथ वाटर का एक मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा। ठीक, लेकिन आप बताइए जब हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो हम किसी का भी क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल का तो फॉर्मूला लिखेंगे। तो जब हम सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? तो 2 मॉलिक्यूल का तो लिख नहीं सकते हैं आप पीओपी के, तो आप यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल लिख देंगे। ठीक है, तो एक्चुअली तो फॉर्मूला ऐसा होता है, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल दिखाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए ब्लू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी पेज पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? तो क्या है ये CaOCl2? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा हो गया नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। मतलब क्लोरीन की किससे रिएक्शन कराते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है? मैंने आपको बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई स्लेट, लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? आपको बताया था मैंने, वाशिंग सोडा यूज करते हैं। ठीक है, Na2CO3.10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बन इज हीटेड? कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करेंगे। वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ क्या? बेकिंग सोडा। उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है? आप अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की रिएक्शन क्या है? ये तो है। क्या आप करवाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर रिएक्शन? क्या मिल जाएगा आपको? जिप्सम मिल जाएगा। तो बेटा हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, द पीएच इज लाइकली टू बी। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करेगा? एसिड। तो इसका मीनिंग उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 से कम होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा? ओ सॉरी यार, रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है चेंज? बताते नहीं हो, बस बेस करते हैं। तो बेस का मतलब पीएच 7 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ठीक है, जिसमें पीएच क्या दिया हुआ है? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल।
टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कि क्रस्ड एग सेल, मतलब एग सेल समझते हैं अंडे का जो छिलका होता है, तो उसका क्या होता है अंडे का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसकी आप एक केमिकल से रिएक्शन करा रहे हैं कि जिससे एक गैस प्रोड्यूस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। इसका मतलब कौन सी गैस निकलनी चाहिए, CO2 गैस निकलनी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, कि आप अगर इसकी HCl से रिएक्शन कराएंगे बेटा तो क्या बन गया, ये बैलेंस भी कर देता हूँ, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस CO2 बन गया प्लस वाटर, तो ये वाटर बन जाएगा। आपने ये जो क्रस्ड क्या है, ये क्रस्ड एग शेल, ठीक है, अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उसका आप HCl से रिएक्शन कराइए तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और CO2 गैस निकलेगी, तो CO2 गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन HCl। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 10 ml जो है NaOH वो 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो 20 ml NaOH को कितने को न्यूट्रलाइज करेगा, भाई NaOH डबल हो गया तो HCl भी डबल कर दो, तो 16 वाला ऑप्शन करेक्ट है, 16 ml HCl, मतलब डी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट हो गया, which one of the following types of medicine is used for treating indigestion। इंडाइजेशन का मतलब होता है हमें अपच हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, सिंपल सी बात है एंटासिड करेगा, ठीक है, तो एंटासिड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। ये आपको रिएक्शन दी हुई है और इनको आपको बैलेंस भी करके दिखाना है, तो बहुत ही इजी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फिफ्थ का ए करके दिखा देता हूँ, मैं ए करके दिखा देता हूँ। 5 का ए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्शन कर रहा है, तो मैं 5 का ए सॉल्व कर रहा हूँ कि जिंक ग्रेन्यूल्स की रिएक्शन हो रही है H2SO4 से। सिंपल सी बात है बेटा, ये बन गया जिंक सल्फेट, और कोई भी एसिड जब किसी मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, दिस इज द हाइड्रोजन, ओके, सिंपल। इसी तरीके से आप बाकी ऑप्शन भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid, describe the activity to prove it। कि जो ग्लूकोज है ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एक्टिविटी भी डिस्कस की थी हमने इसकी, ओके, आप किसी वीडियो में देख लीजिए। फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि जो ग्लूकोज है C6H12O6 और अल्कोहल, ठीक है, ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन हम इनको एसिड नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते एसिड, क्योंकि जब ये पानी में डाले जाएंगे तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन जो नहीं देगा वो एसिड कहाँ कहलाएगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, दैट्स व्हाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट कॉल्ड एसिड। एसिड वही कहलाएगा जो हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है। नेक्स्ट है, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does। कि जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर का मतलब होता है प्योर वाटर, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, सिर्फ वाटर हो, ओनली उसके अंदर क्या होना चाहिए, H2O। आजकल आप देखते हैं जो वाटर आपके घर में आ रहा है उसमें सिर्फ वाटर नहीं है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उस पानी को साफ करने के लिए हम RO लगवाते हैं अपने घर में, ठीक है, आपके घर में भी लग रहा होगा शायद, या पानी की बोतल खरीदते हैं। तो वो कह रहा है कि जो डिस्टिल वाटर है, प्योर वाटर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि रेन वाटर करता है। तो सिंपल सी बात है भाई, एसिड को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, जिसमें आयंस होंगे, ठीक है। अब जो प्योर वाटर है H2O, ये तो कभी आयनाइज होता ही नहीं है, नेवर। तो अगर ये आयनाइज ही नहीं होता, ये आयन ही नहीं दे रहा, कैटायन और एनायन, तो ये कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन रेन वाटर कर लेता है।
रेन वाटर कैसे करता है बेटा, देखिए जब बारिश होती है तो आपने सुना होगा एसिड रेन भी होती है। तो बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज होती हैं जब बारिश के दौरान वो पानी में मिल जाती हैं रेन वाटर में, और जब इम्प्योरिटीज मिल गई, खासतौर पर एसिड मिल जाता है, एसिड रेन भी आपने सुना होगा, तो वो जब एसिड मिल गया तो वो आयन बन जाएंगे, और आयन बन जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब देखिए हमारे घर की जो बैटरी है इन्वर्टर की, तो उसमें तो क्या है, एसिड ही तो है। तो जहाँ एसिड या बेस होगा वहाँ पर आयंस होंगे, और सॉल्ट भी, जहाँ आयन होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। कि जो एसिड है वो बिना वाटर के एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो बेटा कोई भी एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर कब शो करेगा, जब वो H आयन देगा। और कोई भी एसिड H आयन कब देता है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है। बिना वाटर के कोई भी एसिड आयनाइज नहीं होगा, और अगर आयनाइज नहीं होगा तो H आयन नहीं देगा, और H आयन नहीं देगा तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको कि 5 सॉल्यूशन दिए हुए हैं A B C D E। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं थोड़ा, और 5 सॉल्यूशन है A B C D और E, ठीक है। तो इनकी pH दी हुई है आपको 4, 1, 11, 7, 9। ओके, अब वो पूछ रहा है आपको कि इसमें कौन सा न्यूट्रल है। भैया न्यूट्रल कौन सा होता है, जिसकी pH क्या होती है 7, तो दिस इज न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट कर रहा है स्ट्रांगली एल्कलाइन। तो जो एल्कलाइन होते हैं उनका pH 7 से ज्यादा होता है, और जिसका pH जितना ज्यादा वो उतना एल्कलाइन। तो C वाला ये हो गया स्ट्रांगली एल्कलाइन, स्ट्रांगली एल्कलाइन। ओके, नेक्स्ट करें स्ट्रांगली एसिड। तो जिनका pH 7 से कम होता है वो एसिड होते हैं, और जिसका pH जितना कम, यहाँ पे ध्यान रखना, एसिड केस में pH जितना कम वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी pH कितनी है 1। फिर वो कह रहा है वीक एसिड। तो भाई इसकी ये भी एसिड होगा, लेकिन ये कैसा होगा, वीक एसिड होगा। भाई 7 से कम pH है तो एसिड तो होगा, लेकिन ये वीक एसिड होगा। जिसकी pH कम होती है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एल्कलाइन, तो एल्कलाइन के केस में जिसकी pH 7 से ज्यादा है वो एल्कलाइन, लेकिन जिसकी pH कम होगी वो वीक एल्कलाइन होगा। तो ये हो गया वीक एल्कलाइन। ओके बेटा, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, तैयारी कर लो, वहां मुंह फाड़ो अपना, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए आप। भाई लिख देते हैं। तो आप देखें जितना ज्यादा pH वो समझ लीजिए उसका, उसमें उतने कम हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। तो देखिए सबसे ज्यादा pH किसका है, C वाले का, तो 11 वाले का। फिर इससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसमें होंगे, 9 वाले में। इससे ज्यादा किसमें होंगे, 7 वाले में। इससे ज्यादा किसमें होंगे, 4 वाले में। इससे ज्यादा किसमें होंगे, 1 वाले में, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन सबसे कम और इसमें हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। कि 2 टेस्ट ट्यूब है A और B, ठीक है। तो इन विच टेस्ट ट्यूब द फिजिंग विल अकर। ओके, हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि इक्वल लेंथ लिए मैग्नीशियम रिबन की और कंसंट्रेशन भी सेम लिए, लेकिन एक टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड लिया है और दूसरे में क्या लिया, HCl। तो कह रहा है किसमें तेजी से गैस निकलेगी, फिजिंग आउट किसमें फास्ट होगा, क्यों।
तो देखिए सिंपल सी बात है कि दोनों ही केस में, क्योंकि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन HCl के केस में हाइड्रोजन गैस ज्यादा फास्ट निकलेगी। फिजिंग आउट विल अकर विग्रेसली, व्हाई, बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये तेजी से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर स्लो रिएक्शन करेगी, तो गैस बहुत धीरे धीरे निकलेगी। इन केस ऑफ एसिडिक एसिड, बिकॉज एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड, दैट्स ऑल। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11, ठीक है। तो वो कह रहा है फ्रेश मिल्क हैज ए pH of 6, how do you think the pH will change as it turns into curd, explain your answer। तो कह रहा है जो 11वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, जो ताजा दूध होता है उसकी pH होती है 6। अब अगर वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी pH में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखिए जब दूध से दही में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है दही ज़्यादा खट्टी होती है कंपेयर टू दूध, तो दही के अंदर एसिडिटी ज़्यादा है, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी pH उतनी कम होती है, ठीक है। तो आप समझिए जब दूध को, फ्रेश मिल्क को दही में कन्वर्ट करेंगे तो उसका pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए। एसिडिटी तो बढ़ेगी लेकिन pH क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी ही pH कम, ठीक। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। वो कह रहा है कि जो एक दूधिया होता है, मिल्कमैन होता है, वो अपने फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है, क्यों, राइट। तो इसका बताते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, ठीक है। कि जैसे फ्रेश मिल्क है, ये समझिए बेटा, फ्रेश मिल्क, ओके, इसका pH कितना है, 6। तो क्या है, थोड़ा सा इसे बेस मिला देता है, बेकिंग सोडा मिला देता है, जिससे वो एल्कलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब क्या हुआ कि आपने बेकिंग सोडा डाल दिया इसमें, बेकिंग सोडा, तो सोडा डालेंगे तो इसका pH हम मान लेते हैं 8 हो गया, राइट। तो वैसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि एल्कलाइन हो जाएगा तो वो दूध फटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। आप सुनते ना कि कई बार मान लीजिए आपने दूध के अंदर, मान लीजिए एक बर्तन के अंदर नींबू का रस लगा हुआ था, या आपने दूध में नींबू डाल दिया, छोड़ दिया, तो फट जाता है। तो जब वो थोड़ा उसको एल्कलाइन कर देगा, बेकिंग सोडा मिलाकर उसका pH बढ़ा देगा, तो वो दूध फटेगा नहीं कभी भी, ठीक है। हाँ, तो उसने क्या किया, बेकिंग सोडा इसलिए मिलाया कि जिससे वो क्या हो गया, एल्कलाइन हो गया, क्योंकि खट्टा हो जाएगा, pH कम हो जाएगी तो दूध फट जाएगा, राइट, इसलिए वो बेकिंग सोडा मिलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड, कि ऐसे मिल्क को दही बनने में ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए लगता है बेटा कि देखिए, जैसे समझिए फ्रेश मिल्क का pH था 6, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम इससे दही बनाते हैं तो क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, मीनिंग उसका pH घटता है। तो आप सोचिए 6 से 4 हो जाता है, जब दूध से क्या बन गया, दही बन गया, फ्रेश मिल्क से दही बन गया। लेकिन आप सोचिए आपने बेकिंग सोडा मिला रखा है मिल्कमैन ने, तो pH कितनी हो चुकी है दूध की, 8 हो चुकी है, उससे भी ज्यादा। तो 8 से 4 होने में नेचुरली आप समझिए ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। 6 से 4 होने में कम टाइम लगता और 8 से 4 होने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। अरे सिंपल सी बात है, जो पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसको हम पानी से बचाएंगे, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर से बचाएंगे। क्यों, क्योंकि पानी मिल गया तो वो जो पाउडर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा, पत्थर की तरह हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, समझ गए। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी का मकान बन रहा होता है तो सीमेंट को बहुत संभाला जाता है, क्यों, क्योंकि सीमेंट में पानी मिलते ही क्या हो जाएगा, अगर आपने तुरंत यूज नहीं किया पानी मिलाने के बाद तो ये पत्थर जैसा हो जाएगा। तो कई बार सीमेंट वालों का बड़ा घाटा हो जाता है, बेचारे सीमेंट रखते हैं गोदाम में भर भर के, और बारिश हुई, कहीं से लीकेज हो गया, सारा जो सीमेंट था वो पत्थर में कन्वर्ट हो गया, फिर वो बिकेगा नहीं, बेकार है, वो तो यूज ही नहीं हो सकता,
और मकान में अगर आपने यूज़ कर लिया उसको तो आप देखते हैं मकान कितने स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे सीमेंट के ऐड आते हैं, अल्ट्राटेक, ठीक है, ट्रेन जाती रहती है, आ गया होगा। ठीक है, और भी बहुत से आते हैं, सस्ता नहीं सबसे बढ़िया, बिनानी सीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं उसे। तो एसिड और बेस की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आप एग्जांपल अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के क्या यूज है ये भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने सारे ब्लू क्वेश्चन भी डिस्कस किए, एक्सरसाइज भी डिस्कस किए। आप इसको बुक से ही पढ़िए, नोट्स बनाइए, लर्न करिए, और आपका हम टेस्ट भी लेते हैं। ठीक है, मेहनत करिए बेटा। ठीक है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और आलसी लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं। कहानी आपको याद ही होगी कि खरगोश और कछुए की रेस हुई है, तो जीता कौन? भाई कछुआ जीता। क्यों? तो आप में से कुछ बच्चे होते हैं बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, लेकिन करते क्या है, वो सो जाते हैं कि हम तो जब चाहेंगे तभी कर लेंगे। तो जो आप सो जाते हैं तो आप समझिए आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो बच्चा डेली काम करता है कि सर की वीडियो आई है, मैं वीडियो देखता हूँ, बुक से पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, लर्न करता हूँ, और फिर रिवीजन भी करता रहता है और टेस्ट देता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे ही बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, 90 प्लस मार्क्स लाते हैं, 95 लाते हैं, 98 लाते हैं, इवन फुल मार्क्स भी लाते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा एग्जाम में फुल मार्क्स लाइए। बोर्ड एग्जाम में बाद में लाना, पहले जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं, हम जो ले रहे हैं, यूटी जो ले रहे हैं, उनमें लाइए आप। पता चला क्लास टेस्ट में तो अच्छे ला नहीं रहे, नहीं बोर्ड में लाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? जो बेटा हमारे क्लास टेस्ट में ला रहा है, चैप्टर के टेस्ट के बाद में यूटी में ला रहा है, हाफ ईयरली में ला रहा है, वही बोर्ड में लाएगा। ठीक है बेटा, खुश रहिए, एंजॉय करिए और मेहनत करिए।